This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज भी बहुत मार्केट ख़राब पोजीशन से स्टार्ट हुई और शुरू से ही मंदी रहा और अभी हम देखते हैं कि 100 इंडेक्स जो है फाइनली 334 माइनस पे क्लोज़ हो गई। 30,667 का लेवल है। 30 में 162 का लॉस, 17,909। ऑल शेयर्स में 206 का लॉस हुआ है, 21,294। वॉल्यूम्स, ऑल शेयर्स के वॉल्यूम है 133, एडवांसिंग कंपनी 60, डिक्लाइनिंग 244, अनचेंज 19 है। 323 कंपनीज में काम हुआ है। वॉल्यूम लीडर्स में आज TRG पाकिस्तान टॉप पे है विद 11.71 मिलियन का काम हुआ यहाँ पे। NIB बैंक में नंबर 2 है 11.7। उसके बाद नंबर 3 जो है सिल्क बैंक है। ये सिल्क और NIB वो बैंक्स हैं जो बहुत ही 2 रुपये से कम के शेयर्स हो गए हैं। इनकी हालत सही नहीं है। इसमें इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों आई है, क्या कोई मर्जर वर्जर की बात चल रही है, क्या हो रहा है, पता करते हैं इसके बारे में। नेशनल बैंक में जनाब 5.7। नेशनल बैंक का आज रिज़ल्ट आया, 20 बिलियन उन्होंने कमा लिया है। ये वही बैंक है जो पहले 5 बिलियन कमाता था और उसका जो EPS आया वो 9 रुपये का आया है और जबकि आज उसकी कीमत 60 रुपये से भी नीचे है, इंडिकेटिंग कि देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट देयर। दीवान सलमान में 5.69 का काम हुआ। गेनर्स बाटा पाकिस्तान में 99 रुपीज़ का इजाफा है। फिलिस मॉरिस में 59, ICI पाकिस्तान में 18, नेशनल फूड में 10, नून पाकिस्तान में 8। लूजर्स में फिरोज सन्स लैब में 38 का लॉस है, मरी बेवरी में 37, हीनो पाक 34, एक्साइड पाकिस्तान 25, हाई नून लैब 22। नाज़रीन, ये जो लॉसेस हो रही हैं ये इन लाइन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में एक अजीब व गरीब सिचुएशन पैदा हो रही है जहाँ इकॉनमीज़ ऐसी जगह पे पहुँच गई हैं जिसका किताबों में कहीं तस्वुर नहीं है, जिसके बारे में आज से कुछ दिन पहले, साल पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था। जब हम लोग बात करते थे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन को ज़ीरो कर दिया जाए, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट को ज़ीरो कर दिया जाए, तो लोग हंसते थे, कहते थे ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आज वो वक्त आ गया कि जापान में इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, स्वीडन में नेगेटिव है, स्विट्ज़रलैंड में नेगेटिव है और दबा के क्वांटिटिव ईजिंग हो रही है, यानी नोट छाप छाप के दिया जा रहा है हर तरीके से कि मईशत चले, लेकिन मईशत चल के नहीं दे रही। ग्रोथ है ही नहीं। जापान में अभी नेगेटिव ग्रोथ हो गया है पॉजिटिव के बजाय। तो ये अजीब व गरीब सिचुएशन पैदा हो रही है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ गलत हो गया है और डिमांड गायब होती चली जा रही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। ये ग्रोथ फिर से कैसी लाई जाए, डिमांड कहाँ से पैदा किया जाए, ये तमाम इकोनॉमिस्टों के लिए एक चैलेंज है। तमाम इकोनॉमिस्ट सर जोड़ के बैठे हैं लेकिन अभी किसी को समझ में नहीं आ रही। पुरानी जितनी किताबें थीं, थ्योरीज़ थीं, चाहे वो केनीजियन इकनॉमिक्स की हो या मॉनेटरी इकनॉमिक्स की हो, वो सब के सब फेल होती नज़र आती हैं। वो जो पहले कहते थे कि जी इंटरेस्ट रेट नीचे कर दे तो मईशत खड़ी हो जाएगी और ये हो जाएगी, ये सब चीज़ें गलत साबित हो गई हैं। इसी सिलसिले में और कुछ और पाकिस्तान के ख़ास एक्सपोर्ट वगैरह के सिलसिले बात करने के लिए हमने आज एक माहिर मईशत M मुस्लिम अब्बासी साहब को दावत दी है कि वो आए हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट ज़ाहिर हमारे इकॉनमी पे भी पड़ रहा है, स्टॉक मार्केट पे भी पड़ रहा है। अब्बासी साहब, आप माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट हैं, ये जो नेगेटिव इंटरेस्ट का फेनोमेना चल पड़ा जी, इसके बारे में तो कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं कोई, देयर इज नो। तो अब ये कैसे, अब आप लोगों को नई थ्योरी निकालनी पड़ेगी, नई किताबें छापनी पड़ेगी। मुख्तलिफ ट्रेंड्स ये ऐसे आएंगे, ये कंप्यूटर बेस्ड जो अब है सिलसिला टेक्नोलॉजीज़ का, इसकी तरफ राग़िब होगी दुनिया भी। इसलिए कि मैनुअल तो हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है। आप देखें जी जी, हर चीज़ रोबोटिक और हर चीज़ वो भी एक अलग डेवलपमेंट इस तरह का हो रहा है कि उसमें किस तरह पाकिस्तान कैसे पेस अप करेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये
हम लोग तो अभी भी बड़े काफ़ी वी आर लेफ्ट बिहाइंड इन मेनी वेज। जी जी, टेक्नोलॉजी तो वाले में तो इसको बहुत पीछे है। इसको जो है वो कैसे करें, उसका असर हमारी टोटल मईशत पे बहुत पड़ रहा है, इसलिए डिमांड क्रिएट ही नहीं हो रही है किस तरीके। जैसे अभी आपने भी कहा जी जी कि ये हमारी शूज़, जैसे शू इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, लेदर इंडस्ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स कर रही है, कॉटन की प्राइसेस आप देखें कितनी कम हो गई हैं, और लोग जो कॉटन में डील करते हैं वो बड़े ट्रबल्ड हैं इस वक्त। खबर आई थी कि 50% डिक्लाइन जी। हो गया है इन फ्रेश जी। ऑर्डर्स में। जी, जो पुराने ऑर्डर तो कुछ चल बिल्कुल, रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। फ्रेश ऑर्डर्स में जी, तो जो बड़े ब्रांड्स हैं वो इस तरफ नहीं, हमारी तरफ ऑर्डर्स रिन्यू करने को तैयार हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पावर एनर्जी की है, वो उसके वो टारगेट्स ही नहीं मीट कर पाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो रिलीज हुई है, लिस्ट हुई है, उसके अंदर ये तो टेक्सटाइल तो है ही 22% कहते हैं, 22% है, डिक्लाइन है इन द लास्ट 3 मंथ्स और सो, ऐसा डीप। ओवरऑल जो है 35% कहते हैं, 35% पे कैसे सर्वाइव करेंगे साहब? 24 बिलियन का हमारा पूरा हजम है एक्सपोर्ट्स का, और उसके अंदर आप ये देखें जो प्रोडक्ट्स बताए गए हैं उसमें यह है कि कारपेट्स एंड रग्स एक्सपोर्ट्स फेल बाय 21.52%, एक्सपोर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स डिप्ड बाय 3.27%, एक्सपोर्ट्स ऑफ टैंड लेदर ड्रॉप्ड 26%। ये सब 20 से ऊपर हैं, यानी ये कम नहीं है, ये मार्जिनल नहीं है। फुटवेयर एक्सपोर्ट्स तो है ही डिप 23.49, आप तो काम ही नहीं होता इसके ऊपर। सर्जिकल गुड्स भी, समझे साहब, और क्या करें कि किस तरीके से कि जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं वो 23.54, और ईयर टू ईयर बेसिस पे ये इसको कैसे हम सर्वाइव कैसे करेंगे? इसलिए एक्सपोर्ट्स पे तो दारुमदार है, इनकम टू द कंट्री तो आपको पता है एक्सपोर्ट से ही होती है। जी जी। और मुझे नहीं पता कि नेबर्स जो है वो किस तरह इसको टारगेट मीट करें। बांग्लादेश, इफ यू हैव अ लुक एट बांग्लादेश, दे हैव गॉन अप फ्रॉम 29 टू 30 जी टू फ्रॉम 29 टू 33 बिलियन उनके एक्सपोर्ट्स हैं। हमसे भी कितने बढ़ गए, उनसे कम से कम 10 बिलियन तो हमसे ज़्यादा बढ़ गए। और बेसिक रॉ मटेरियल यहीं से जाता है, यहीं जाता है, यहीं से जाता है। उनके जो आप जैसे ट्रेंड्स अगर मैं आप देखें, आप उनकी जो स्टेटिस्टिक्स देखें वो हमसे बहुत बेहतर हैं इन मेनी वेज। मैं वो भी लाया हूँ साहब आपको बताने के लिए कि जीडीपी उनका 6 है, हमारा 4.4 कहते हैं, मैं समझता हूँ नहीं है इतना भी। और पर कैपिटा इनकम उनकी $1.087 यानी $1000 से ज़्यादा है। हमारी जो है वो हमारी है 1300 है, हमारी 1300 है, मगर वो भी इन हालात में कैसे 1300 रहेगी जबकि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। एक ट्विटर पे एक चीज़ देख रहा था जी, लिंक्डइन पे, उसमें बताया गया था कि ये श्रीलंका जो है उसकी शायद हमारी 1000 है ना जी, या 1300 आप बता रहे हैं, 1300 कुछ 12, वो 3500 पे पहुंच गए। बिल्कुल पहुंच गए, और ये पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से उनके डेवलपमेंट हुई। जी एग्जैक्टली। हम श्रीलंका से बहुत पीछे रह गए साहब। हम तो 24 बिलियन को हम टारगेट रख के चल रहे हैं, हिंदुस्तान जो है वो तो 1303 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है उनका, बिलियन 1303 बिलियन का एक्सपोर्ट है उनका। और बांग्लादेश, वो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो तो हमसे 10 बिलियन ज़्यादा है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये क्या किस तरह का हम प्लानिंग कर रहे हैं। जब तक मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये रियलिस्टिक इसकी जो वो है फंक्शनल और फंडामेंटल सस्टेन्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं लाएंगे, मैं नहीं समझता इसमें कुछ हो सकता है। एनर्जी सिचुएशन तो थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है ना पहले से, मगर सिक यूनिट्स भी तो ज़्यादा होते जा रहे हैं खालिद साहब। सिक यूनिट्स को तदारुत क्या है कि इतने 6 यूनिट्स 11,500 सिक यूनिट्स हैं इस वक्त पूरे मुल्क में सिंस 2005। ये तमाम इंडस्ट्री की बता रहे हैं या जी, तमाम इंक्लूडिंग स्मॉल मीडियम कंपनीज, मीडियम लार्ज, सब मिला के। अब देखें अब कितने बेरोजगारी हो गई, आप सोचें। उनको 2.5-3 लाख 4 लाख तो हो गए। रिवाइव करने के लिए कोई है ही नहीं। कोई एक ज़माने में वो एक इदारा था जो इन्होंने बनाया, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, वो बंद कर दिया, CIRC कहते थे उसको। हाँ, वो आपको पता होगा, फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में जो इसका दफ्तर था, जिसपे ये कहा गया था। अब एग्जैक्ट फिगर्स कहीं से नहीं पता चलती कि कितने। अभी फैसलाबाद में कितनी कारखाने, 700 कारखाने सुना बंद हो गए इन द लास्ट 3-4 मंथ्स। 1.5 लाख मजदूर बेकार है। तो ये एक तो आपने पावर का कहा, वो अपनी जगह पे तो है ही मसला, काफ़ी दिनों से है जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें आ गया। वो ठीक हो सकता है, इतनी तेज़ी से तो नहीं बिजली की सप्लाई नहीं बढ़ती। लेकिन ये जो और फैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे
अभी एक कंसर्न रेस किया गया कि इंडिया से यान भी आना शुरू हो गया था, तो उसके लिए आपमा ने एक हड़ताल की, मेरे ख्याल में एक फैक्ट्री बंद की थी। उसके बाद से गवर्नमेंट ने 20% जो है वो लगा दी ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इस तरह से हमने जो स्पिनर्स थे उनको तो बचा लिया, लेकिन इफेक्टिवली कहते हैं कि तमाम जो वैल्यू एडिंग इंडस्ट्री है, वैल्यू एडिशन पे सफर उनके रुई के जो कॉस्ट थी वो 20% बढ़ गई। बिल्कुल। तो उससे उनके बहुत ज़्यादा वाइबिलिटी पे असर आ गया है। बहुत आ गया। सही है जी, बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल वाइबिलिटी पे असर आया। आपने एक इंडस्ट्री को बचाने के लिए बाकी 10 सफर कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्या, और जो स्पिनिंग फैक्ट्री होती है वो तो ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जॉब भी नहीं होती, कंप्यूटर से चल रहा होता है ज़्यादातर। लेकिन ये जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे गारमेंट की है, एक मशीन है, 4 आदमी उस पर एम्प्लॉयड हो जाता है और थोड़े से कैपिटल पे, बिल्कुल, उनको अगर आपने डेंट दे दिया या उनको नुकसान पहुंचा दिया तो एक तो साहब वो तो जो बैंकिंग की बैंक्स की लेंडिंग है वो ख़त्म हो गई है ना। अब उनको जो सॉफ्ट लोन्स मिल जाया करते थे या जो वो तो अब बिल्कुल, तो कितना कोलेटरल मांग लेते हैं, उतना मॉर्गेज मांग लेते हैं कि वो तो अब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो उनको जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस चढ़ती जा रही है, तो वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाएँ? इंडस्ट्री तो है उनके पास, सही है, और उसमें सैलरीज देनी है, ओवर यूटिलिटीज़ हैं, ये हैं, वो कैसे पूरा करें? देखिए, एक सब्सिडी जो है वो कहते हैं, IMF वर्ल्ड बैंक कहता है सब्सिडी मत दो, मगर इन आवर केस जब वो ये कहते हैं कि जी आपको वो फांस रहे हैं डेथ ट्रैप नहीं कह रहा मैं, डेथ ट्रैप में फांस रहे हैं आपको, और आपको ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है अब नाउ इट इज़ इन ए प्रोग्रेसिव वर्किंग मोड, ये कह के बस ये क्या इसका मतलब है? क्या प्रोग्रेसिंग वर्किंग मोड में क्या आ गई हमारी इकोनॉमी? आप मुझे इसको कुछ जस्टिफाई करें। हमारे रिजर्व भी तो आर्टिफिशियल रिजर्व्स हैं, हमारे 10 बिलियन रेमिटेंसेज हैं, समझे साहब, फॉरेनर्स के, ओवरसीज वालों के, ओवरसीज पाकिस्तानी जो भेजते हैं, उसको हम कहते हैं कि हमारा है 10 बिलियन वो हैं। अच्छा, और 5-1 बिलियन जो एक्सपोर्ट से जो भी कुछ आता है वो आता है, और बाकी जो लोन्स हम लेते हैं IMF वर्ल्ड बैंक, वो भी हम इसमें ही डाल रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट अवर मनी, उस पर तो हमें इंटरेस्ट देना है। तो फिर आप 20 बिलियन दिखा रहे हैं ना, रियलिस्टिक कितना है हमारा ये तो पता चले, जिसके माने 10 है और 10 के बाद 13, 14, 15 वो जो है वो हमारा वो है, बस इससे ज़्यादा तो है भी नहीं। तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे इसके ऊपर? पहले कहा एनर्जी, अब आप कह रहे हैं कि लैक ऑफ क्रेडिट आल्सो इज अ मेजर फैक्टर। पहले NDFC था, पिकिक था, IDBP था, ये इदारे थे, ये और आपने बात कही कि पहले जो सिक यूनिट को चलाने की एक कोशिश थी, एक इदारा था जी, वो ये मुझे याद है कि एक ज़माने में उन्होंने कहा था कि अपने ओरिजिनल रकम जो आपने ली हुई थी जी, वो आप दे दें और अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले जाएं, सूद माफ। बिल्कुल, और ये किया गया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज की वजह से चली। जी। तो ये तो एक आज मैंने देखे, आज की खबर में आपको बताऊं कि गवर्नमेंट सेल्स T-bills ऑफ 186 बिलियन टू लोकल बैंक्स। लोकल बैंक जो हैं वो इसी पे रिलाई कर रहे हैं अब। जी। अब तो वो जब भी नहीं लेंडिंग कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमारा तो हजम पूरा हो रहा है। हाँ, तो उनको क्या जरूरत है? 186 बिलियन हमें वो सिक्योर्ड मिल गए, सेफ एंड साउंड, कोई मार्जिन देना है ना, कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल। पहले आपको याद है बैंक मैनेजर गली गली घूमता था, लाएं हमें अकाउंट्स दें और हम आपको लोन देंगे और ये करेंगे। और जब भी तो ग्रोथ कितनी थी आपकी, सोचे आप। अब आप किसी भी बैंक में चले जाए जी, कोई लोन देने का बात ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई लोन का वाला ऑफिसर नहीं बैठता। नहीं, तो देखिए ना, बैंक्स तो अब बैंक ही नहीं रहे ना, देखा जाए तो दे हैव बिकम सेविंग इंस्टीट्यूशंस, यस, जस्ट लाइक नेशनल सेविंग स्कीम्स, कि वो आपसे डिपॉजिट लेके गवर्नमेंट को दे देते हैं। हम तो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एग्रो भी तो एक्सपोर्ट में आ सकता है ना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी, वी आर एग्रीगेरियन सोसाइटी फॉर दैट मैटर। तो उसको ट्रिगर नहीं करते। उसमें भी यही है कि एक्सपोर्ट्स उसकी जो होती ही नहीं है, वो वैल्यू एडिशन। 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हैं हम इन द वर्ल्ड, और ना उसमें कोई वैल्यू एडिशन है ना कुछ है। दूध जो है वो सड़ जाता है। रेफ्रिजरेटेड लॉरीज है नहीं साहब कि जो एक फार्म टू मार्केट कॉन्सेप्ट डेवलप करके दें। कोल्ड स्टोरेज है, स्टेट ऑफ द आर्ट है नहीं। 2-4 कंपनियों ने थोड़ी सी इनिशिएटिव ली है जो कि बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही है उसका, जैसे एंग्रो वाले हैं या नेस्ले वाले हैं और कुछ और शक्कर, तो मल्टीनेशनल थोड़ी बहुत, लेकिन वो बहुत अगर आप टोटल की बात करें तो कुछ भी नहीं जी, नहीं। लेकिन एटलीस्ट दे आर सेविंग सम ऑफ द व्हाट वाज बीइंग लॉस्ट इन द पास्ट। यस, तो ह्यूज पोटेंशियल वहाँ पे है, लेकिन पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि जो आदमी इंटरप्रेन्योर अपना पैसा लगाए जी, उतना मैचिंग कम से कम 50-60%। बिल्कुल, गवर्नमेंट बैंक भी तो देना। और ये अभी आप पहले दिया करता था। हाँ। पहले आपको याद होगा 60s वगैरह में ये पिकेक और ADP वगैरह इदारे होते थे,
वो बड़े आसानी से कहते थे कि जी आप अपना 30% लगाएं, 70% हमसे ले जाएं, बिल्कुल अच्छा फिजिबिलिटी दिखाएं, बहुत अच्छी, बहुत वो अच्छा देते थे वो। एनडीएफसी में कितने अच्छे जॉइंट प्रोजेक्ट्स आए हैं साहब। एनडीएफसी बड़ा अच्छा इदारा था, बहुत एक्टिव इदारा था। बाद में बैंकर सिक्योरिटी आया, उसने भी काफ़ी काम किया, पिकिक ने बहुत काम किया, पिकिक ने बहुत काम किया। अब वो सारे इदारे खत्म हो गए, अब ये वो कमर्शियल कहते हैं बैंक जी जो है आप वो कमर्शियल बैंक ही नहीं है, हाँ जी हाँ, दे आर जस्ट सेविंग स्कीम्स नाउ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस तरह के जो लोन किसी के लेंडिंग, पास आजकल इतना पैसा तो नहीं है कि पूरे 100% फैक्ट्री लगा के खड़ा कैसे करे। लगाए, कैसे लगाए? पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मशीन खरीदे, ज़मीन खरीदे, ज़मीन इतनी महंगी है। इकोनॉमी फिर पिकअप कर सकती है अगर हम एक्सपोर्टर्स के सर पे हाथ रखें। अब देखें ना, अभी हम और आप बात कर रहे थे कि कितने बिलियंस जो हैं वो उनके जो है एक्सपोर्ट रिबेट। हाँ, उसी सिलसिले में खबर है साहब, और एफबीआई लाइकली टू इशू बॉन्ड्स जी जी टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट बिलियंस ऑफ रुपीस ओवरड्यू सेल्स टैक्स रिफंड्स। तो आप एक्सपोर्टर से पहले टैक्स लेते क्यों हो और फिर उसको रिफंड करने की फिक्र क्यों होती है आपको, और आप रिफंड करते नहीं हो? वो कहते हैं साफ कह देता है कि जी पैसे ही नहीं वो है। कहते हैं कि जेन्युइन एक्सपोर्टर्स को हम ये वो फैसिलिटी दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसको वो फेक भी हैं, उनको हम वो प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए आपको दूसरे मैकेनिज्म और मैकेनिज्म इस्तेमाल करने चाहिए। ये क्या कि आप पहले उनसे ले लेते हैं, फिर आप कहते हैं हमारे पास रिफंड का पैसा नहीं है, अब बॉन्ड ले लो। वो उनके बिजनेस प्लान का एक हिस्सा हो जाता है कि वो उसमें कैलकुलेट करके रखते हैं कि जी हमें इतने % हमें वापस आएगा तो हम उसको फिर री इन्वेस्ट करेंगे। वो सब फेल हो गया ना। देखें ना, ये भी तो एक्सपोर्टर्स अब रो रहे हैं हमारे, वो इतना पैसा उनका फंस गया और उनके पास वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम हो गई, सैलरी देने को पैसे नहीं। ये जो बॉन्ड देंगे ये रीसेलेबल होगा इन द मार्केट? जब कैश कराना चाहेंगे वो करा सकेंगे अपने हिसाब से, मगर मैं ये कहता हूँ लंबे पीरियड का होगा, लेकिन हाँ, लंबे पीरियड का होगा, से उसके अगेंस्ट वो ले सकेंगे। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि इसको इन्हें चाहिए कि हम इसको इंपोर्ट ड्यूटी के साथ भी फिक्स कर दें कि ये जो है एज ए सिक्योरिटी वो दे के, अगर वो कैश में नहीं दे सकता इंपोर्ट ड्यूटी तो वो बॉन्ड को वो अपने वो कह दे कि ये दिस इज द बॉन्ड, दिस इज अवर बॉन्ड्स परचेज बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसको आप ऑनर करें और इसमें हम इसको फिक्स करें, इससे हम आपको ड्यूटी पे कर देते हैं ताकि उनको असिस्टेंस मिल जाए। इस पे भी एफबीआई इसलिए नहीं राजी होगी क्योंकि एफबीआई को चाहिए कैश। हाँ, वो भी है, उनको वो इंपोर्ट से जो कैश आ रहा है वो उसको रोकने नहीं देंगे। सर, कहीं ना कहीं किसी स्टेज के ऊपर हमें ये चाहिए ना, जो प्राइवेट सेक्टर है, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको उन पे हाथ रखें ताकि इनकम टू द कंट्री जनरेट हो सके ना। वो कैसी होगी? वो तो हो नहीं पा रही है ना। हालांकि देखिए, हुकूमत जो है ये इस वक्त बिजनेसमैनों की हुकूमत है। बिल्कुल है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि लैंडलॉर्ड बैठे हुए इनको पता ही नहीं है। बिल्कुल है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये नून लीग के आने से क्या फ़ायदा हुआ हमारे 2.5 साल से? हाँ, मुझे भी खुद हैरत होती है कि ये तो बड़े कोना मख्श बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इनको ये चाहिए कि अभी देखें ना, 6-8 महीने के बाद तो टेडैप के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा कि जी इतने अखबार की डॉन की मैं खबर बता रहा हूँ कि साहब वो ये कह रहे हैं कि ये मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करूँ और ये करूँ, वो तो नहीं मुझे मुनीर साहब की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, मुनीर साहब तो बहुत अच्छे, उन्होंने कहा ये, उन्होंने अखबार में मिलते ही नहीं है, वो कहा है, उन्होंने कहा मुलाकात ही नहीं हो पाती है हमारी। अभी कुछ मैं देख रहा था एक्सपोर्टर से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुनीर साहब तो अपने जाती जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर पूरा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं होगा तो अकेले क्या कर सकते हैं? कैसे करेंगे? बिल्कुल, इतने अच्छे हाउ टू गो अबाउट। यस, देखिए तो देखिए, ये जो अगर इस हुकूमत से हम उम्मीद ना करें तो किससे और उम्मीद कर सकते हैं? ये अमंग द पार्टीज विच वी नो, यस, दिस इज द मोस्ट एक्सपीरियंस इकोनॉमिक टीम। देखिए ना, इसमें करने चीज़ है और मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर इसी को, चूँकि 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है हम, इसी को हम वैल्यू एडिशन के अंदर आ जाएं और एक्सपोर्ट शुरू कर दें। खजूरों को करें एक्सपोर्ट। 12 वैरायटीज़ हैं हमारी, 2 प्लांटेशन होती हैं, दुनिया में कहीं नहीं होती हैं 2 प्लांटेशंस, हमारे मुल्क में 2 प्लांटेशन होती हैं इसकी। अच्छा, हाँ, और उसका भी हम एडवांटेज तो टाट पे रख के वो छुआरे बन के सूख जाते हैं और वो इधर उधर चले जाते हैं, एंड दे आर नॉट लेजिटिमेट एक्सपोर्ट। ये भी एक बड़ा एक्सपोर्ट आइटम, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है साहब। खैरपुर इज फेमस फॉर दिस। तुर्बत वगैरह में भी काफ़ी हैं। हाँ, वहाँ भी है, एंड एक्सेलेंट वैरायटी, वेरी सपल, वेरी गुड टू टेस्ट। और ये कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में दुनिया में ज़रूरत है, इसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। कितनी कोशिश की, जब मैं भी चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स था, मैंने इतनी कोशिश की, जा के पार्टीज़ को लेके आया ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से और जर्मनी से कि जी वो लोग इंक्लाइंड हो जाए, इसलिए कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री तो उनकी बहुत ज़बरदस्त है ना। तो ये जो खजूर है वो एज ए स्वीटनर इस्तेमाल होता है? एज ए स्वीटनर, यस। अच्छा, यस, यस। जस्ट लाइक जैसे अब वो कहते हैं बीट रूट से शुगर बनने लगी है। जी, बीट रूट चुकंदर से भी चीनी बन सकती है? बन सकती है। अच्छा, और क्या? तो
इसी पार बॉल्ड राइस का है साहब, पार बॉल्ड राइस हमारे देखें ना, राइस का भी तो मामला ठीक नहीं जा रहा है ना, राइस के मामला बड़े खराब जा रहे हैं। 2 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया था, अब आस्ते आस्ते नीचे आ गया। अब मिडिल ईस्ट मार्केट पूरी जो है वो राइस, पार बॉल्ड राइस खाती है। हमारे यहाँ पता नहीं कितने कारखाने, जब तक पहले तो बिल्कुल बहुत ही कम थे, अब थोड़े से शुरू हुए थे एक्सपोर्ट। वो लोग खाते ही नहीं वैसे ही राइस, वो खाते ही पार बॉल्ड राइस जिसमें से स्टार्च निकाल देते हैं। अच्छा, ये जी हाँ, स्टार्च निकाल लेते हैं वो, दैट इज ए प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है, उससे स्टार्च निकाल के फिर वो मिडिल ईस्ट में वही खाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ इस सिलसिले में कुछ अच्छी खबर आई थी कि कुछ हिंदू पार्टीज वालों ने ऐसे प्लांट्स लगाए, तो उन्होंने लगा लिए ना दुबई में जी। वो हमारा पाकिस्तान का बासमती, वो टिल्डा उनकी ब्रांड नेम है, वो टिल्डा एस्टेब्लिश हो गया, वो टिल्डा बना के वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में और यूरोप में, हर जगह। दुबई में बना रहे हैं, दुबई में पैक करते हैं, इंपोर्ट यहाँ से होता है पाकिस्तान से, वो टिल्डा बना के, हमारा राइस है वो टिल्डा इंडियन राइस बन के जाता है यहाँ से। इसको पार बॉयल करके भेजते हैं? पार बॉयल करके नहीं, वो वैसे ही भेज रहे हैं, वो तो वैसे ही दे रहे हैं कि वो खुद ही कर लो जो कुछ करना है। टिल्डा एस्टेब्लिश हो गया ब्रांड, तो वहाँ जाके प्रोसेस होता है, वहाँ जाके प्रोसेस होता है, पैक्ड होता है। उसके बाद अमेरिका ज़्यादातर भेज रहे हैं, क्योंकि हमारी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ बहुत है ना। जी, तो वो वहाँ जाता है। वो अमेरिका में एक राइस बहुत मशहूर है, अंकल बीन राइस। हाँ, वो भी वही होता है क्या? हाँ, वो भी वही होता है, पार बॉइल्ड होता है। अमेरिका में बहुत खाते हैं जी। तो ये राइस जो बासमती राइस का हमारा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट शुरू हुआ था। जी बिल्कुल हुआ था, और क्या अब वी अचीव टारगेट्स, अपने टारगेट्स अचीव कर लिए थे हमने, 2 बिलियन पे पहुंच गए थे। बिल्कुल। अभी क्या पोजीशन है? आजकल तो सिमर डाउन हो गया है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या कहते हैं कि दुनिया भर में राइस की कीमत कम हो गई है, यहाँ कॉस्ट बढ़ गया है? हमारा वो ये कॉस्ट, हर चीज़ में कॉस्ट जो है हमारा, वो हमें जो है ना सर नहीं उठाने दे रहा है। ये बड़ी एक प्रॉब्लम हो रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन अब वो भी हो गया, उसके बाद जो सैलरीज़ हैं वो भी तो नेचुरली इसको देख के सैलरीज भी तो ज़्यादा हो गई ना हमारे यहाँ। हम ये इतना नहीं कह सकते वी आर द चीपेस्ट नाउ। अच्छा, वी कांट से दैट। ये चाइना अभी तक सिर्फ चाइना ही कह सकता है मेरे ख्याल में कि हम वो चीपेस्ट हैं, हालांकि उनकी इकोनॉमी भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जी, उनके रिजर्व भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। नहीं, वो चाइना तो नहीं रहा जो पहले था। 17,000 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद आता है अमेरिका और कंट्रीज़। 17,000 बिलियन जनाब, ये देखें भाई साहब। यहाँ पे एक ज़रा हमें जी जरूर ब्रेक लेना है नाज़रीन। हम लेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। हमारे साथ एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट अब्बासी साहब मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बहुत कम है और हम कुछ भी कर नहीं पा रहे। जो 24 बिलियन के हम लेवल पे गए थे अब उससे नीचे आना शुरू हो गए, क्योंकि अक्सर इंडस्ट्री हमारी जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रही है। एक तो हमारे एनर्जी की प्रॉब्लम है, बैंक क्रेडिट ना होने का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ हमारी जो है ना दूसरी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, एनर्जी यहाँ न सिर्फ कि नहीं है बल्कि महंगा भी है। और ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारी इंडस्ट्री जो है बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पा रही दुनिया से, और बहुत बड़ी तादाद में हमारी फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। उनको रिवाइव करने के लिए कोई मैकेनिज़्म, कोई कोशिश नहीं की जा रही है। पहले एक ऐसा इदारा था जो सिक यूनिट्स को रिवाइव करने की कोशिश करता था और उनको कर्ज़े माफ़ कराता था, उनके सूद वूद माफ़ करा के खड़ा करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ज़माने में आपको इंडस्ट्री लगाना बहुत आसान था। आपको सिर्फ ये कहा जाता कि आप कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट सामने लेकर आएँ, 30% आप इक्विटी डालें, बाकी 70% बैंक्स जो डेवलपमेंट बैंक्स थे लाइक PK इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये सब आपको बड़ी आसानी से दे दिया करते थे। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक्स का जो काम सिर्फ ये रह गया है कि वो आपसे पैसे लें और उसको गवर्नमेंट के बॉन्ड में लगा दें। अभी अब्बासी साहब ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में फिर से बॉन्ड नीलाम हो रहे हैं और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में बॉन्ड में ही पैसा लग जाएगा तो बैंकों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि धूप में निकले, गर्मी में और जूते को गंदा करें, लोगों के पास जाएं, उनसे कहें कि जी आप बताएं अपना प्रोजेक्ट, अपनी ज़रूरत हम आपको पूरी करें। तो ये एक यहाँ पे बहुत सीरियस मसाइल है और ऐसा लगता है कि ये हुकूमत जो कि बिज़नेसमैनों की है उसको इसकी कोई फ़िक्र ही नहीं है, और विच इज़ शेम। और अगर इस हुकूमत में अगर नहीं को फ़िक्र है तो दूसरी कौन सी हुकूमत आएगी जिसको फ़िक्र हो सकती है। भाई साहब कंटिन्यू करते हैं।
आप क्योंकि सिंध को देखते रहे, ख़ास तौर से मैं चाहूँगा कि आप कुछ सजेशंस दें कि जैसे कि आपने खैरपुर के खजूर का जिक्र किया। नगर पार्कर में हमारा वहाँ पे ग्रेनाइट है साहब, जो अभी अंडर द अर्थ अभी तक माइनिंग नहीं हुई इसकी नगर पार्कर। पोर्सिलीन भी है, 100 बिलियन टन पोर्सिलीन भी है। पोर्सिलीन भी है जी। पोर्सिलीन सारा गुजरात चला जाता है। जेम एंड ज्वेलरीज का कितना काम हो सकता है, कितना काम हो सकता है जेम एंड ज्वेलरीज का। नगर पार्कर का पूरा, नगर पार्कर का जो पोर्सिलीन है सब गुजरात। 6 वैरायटीज ऑफ शेड्स, फैंटास्टिक। अभी तो आजकल यूसेज ऑफ कारपेट खत्म हो गया है, तो वो तो फ्लोरिंग के लिए आइडियल स्टोन है। क्या चीज़? ग्रेनाइट। अच्छा। और बिल्डिंग्स के ऊपर भी टू मेक देम वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ एंड व्हाटएवर। जी, एक दफ़ा आप लगा दें हमेशा के लिए, बिल्कुल फॉर सेंचुरीज जी। और ये ग्रेनाइट ही है जो फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर पे लगा हुआ है। अच्छा। मगर इंपोर्टेड है, हमारा तो नहीं है, हमारा तो अभी निकला ही नहीं है वो तो अनअर्थ। मैं तो कहता हूँ जो ये ग्रेनाइट सिर्फ ये नगर पार्कर में है, नगर पार्कर और जगह पे भी है? नहीं, नगर पार्कर में मेजॉरिटी ऑफ चंक वही है, और नेबरहुड्स में है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चंक ग्रेनाइट वही है। वो कितना एक्सपोर्ट हो सकता है, आप कितना कमा सकते हैं उससे? हर जगह आप यूसेज ऑफ कारपेट श्रिंक कर रहा है। अभी वो अंडरग्राउंड है, उसमें कोई काम नहीं हुआ। जैसे हमने कोयला नहीं निकाला, कोयला अभी थर का भी वही चल रहा है, हिकअप्स ही हैं। कभी सुनते हैं कि बड़ा एक्शन हो रहा है, फिर रुक जाता है, फिर एक्शन होता है, पता नहीं कैसे। सिंध गवर्नमेंट और एंग्रो ने मिलके वहाँ जो 1001 में वो किया था, वो फिर से बार फिजिबिलिटी बनती है साहब, और उस स्टेज के बाद टेक ऑफ नहीं हो पाता। आप कह रहे हैं कि शायद फिर टेक ऑफ एक अलग कंपनी बनाई है जो माइनिंग करेगी पहले, दूसरी कंपनी उससे बिजली बनाएगी। फॉस्फोरस एंड सल्फर कंटेंट्स उसमें हैं, जिसके लिए कोल्ड वॉशिंग प्लांट चाहिए। अच्छा। और मैंने अपने ज़माने में जो रिसर्च की है, जो मेरा अपना तजिया वो ये है कि जर्मनी से बेहतर कोई इस काम के अंदर एक्सपर्ट नहीं है। अगर उनको हम दे देते, वो थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर थे चाइनीज़ के मुकाबले में। अच्छा। मगर वो उनको अगर दे देते, वो अब तक मेरे ख्याल में वो कर दिया होता उन्होंने काम। तो ये जो कोयला हमारा है उसको पहले धोने की ज़रूरत है। हाँ, वो कोयला जो है था, वो जो माइनिंग होगी तो उसके बाद वो फिर वॉशिंग प्लांट लगेगा उसका। वो एक तरीका है जिससे वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आप फॉस्फोरस और। अच्छा, फॉस्फोरस आउट हो जाएगा और फिर उसकी साफ कोयला हो जाएगा, जो उसकी BTU है बढ़ जाएगा ना फिर। अच्छा। अभी तो मिक्स करके चला रहे हैं ना, अभी जो चला रहे हैं मिक्स में जो होता है वो BTU कम हो जाता है। BTU जो होता है, ये जब ये फॉस्फोरस और सल्फर होगा तो BTU कम होगा ना। तो BTU जब वो प्योर कोल हो जाएगा तो फिर उसके अंदर BTU बहुत हो जाएगा ना। अब देखिए ना, ये बांग्लादेश जो है इस वक्त 91% अपना कोल से कर रहा है पावर जनरेशन, और उसके रेट बहुत, और हम फर्नेस ऑयल को डिपेंड कर रहे हैं, और उसका रेट, एनर्जी कॉस्ट वहाँ की कम है। दैट इज द एडवांटेज। देखिए ना, कोल दुनिया भर में इस वक्त बहुत ही चीप हो गया है जी। $40 पर टन हो गया है, कंपेयर टू $320 हुआ करता था जी। तो अगर वो 91% कोयले से बनाता है तो उसका तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो गई होगी। उसको भी हम नेगेट कर गए। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो हमारा प्लस जी EU कंट्रीज से हमने 9.6% ड्यूटी अपनी वापस लेके 0 पे कर दिया था। जनवरी 2015 में लागू हो गया था, अब आ गया जनवरी गुजर गया 2016, कोई एक्शन नहीं हमारे। अच्छा, पहले जब बात होती थी बांग्लादेश की तो हम कहते थे कि बांग्लादेश को ये प्रेफरेंस मिला हुआ है, और हमें नहीं मिला हुआ, हम कम्पीट नहीं कर पाते। मगर चलें, लग के वो हमने अपने हक में भी करा लिया, लेकिन कराने के बावजूद हम कम्पीट नहीं कर पाए। अब नाउ बांग्लादेश एंड वी आर ऑन द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है। जी बिल्कुल। हमें कोई उनका ऑलरेडी इतना उनको कोई एडवांटेज नहीं हम पे है, ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है जो पहले बिल्कुल। फिर भी उनकी हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं। देखिए, ये दिस इज वन थिंग विच इज एक्चुअली बॉदरिंग मी ऑल्सो, कि ये क्या हम इस तरह क्यों इरेटिक प्लानिंग करते हैं कि हम एक सम अप ही नहीं कर पाते अपने फेवर में। अच्छा, ये जो थर का जो कोल है, अगर ये आप कह रहे हैं कि जर्मन्स को दिया जाता, मैं ये समझता हूं उनकी एक्सपर्टीज है, करके वहाँ पे बिल्कुल कर बिजली बनाना शुरू, इट वुड हैव टेकन ऑफ बाय देन। नाउ 2004-5 की बात बता रहा हूं। ये जो एंग्रो और सिंध गवर्नमेंट का मामला है, ये जो 1000 मेगावाट की बात है ना जी, तो एंग्रो तो एक प्राइवेट कंपनी है और उसके पास कैश भी है, तो वो तो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करेगी जो करने के लायक ना हो। क्या ख्याल है? हमको शायद लीवरेज नहीं हो इतनी, आई डोंट नो, कोई तो प्रॉब्लम होगी ना। आपकी क्या मालूमात है? लेकिन साहब मैं कोई प्रोसेस नहीं, अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अभी कुछ शुरू होने वाला है, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। हम 2009, हाँ, ये कब से सुन रहे हैं? 7-8 2009 से सुन रहे हैं। और क्या 2009 में साहब यहाँ पे सब मैं बता दूं आपको कि वहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। जो मैंने भी अपने पुराने जो ज़माने में चीफ मिनिस्टर थे उनसे कहा था कि सर आप वहाँ पे एक
एक 5 स्टार कॉलोनीज बनाए, जो हमारे इनके जो वर्कर्स आए वो वहाँ ठहरें, जो उनके बड़े बड़े इंजीनियर्स आए, जो टेक्नीशियंस बड़े बड़े अच्छे टेक्नीशियंस आए वो ठहरें वहाँ। तो चाइनीज़ का तो ये वो टेंट डाल के शुरू हो जाते हैं काम, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पीपल कमिंग फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका दे वुड नॉट लाइक टू लिव लाइक दैट। वहाँ पे उनके लिए वो क्लब्स हों जहाँ पे वो रिक्रिएशनल फीचर, वो रोज़ तो थर से कराची टू थर नहीं करेंगे जी। तो उसको वो भी तो एक पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट समझा जाए कि जी वहाँ पे एक कॉलोनी 5 स्टार बना के उसको, जैसे वापडा ने अपने ज़माने में किया था, वापडा ने प्रोजेक्ट इसी तरह किए थे, वापडा कॉलोनीज बना देते थे वो, और उनका स्टाफ वहीं ठहरता था, चाहे वो कितने भी इंटीरियर में होता था या कुछ होता था। उस ज़माने में देखें कितने इस तरह के हमने प्लांट्स लगाए हैं, वेरी सक्सेसफुल, स्टिल रनिंग, दोज प्लांट्स आर स्टिल रनिंग। तो एक प्लानिंग से ये सब काम जो है वो होना चाहिए ना। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, वहाँ पे 2007 वगैरह में मैंने भी चक्कर लगाए थे। पहले के मुकाबले में तो पहले रोड वहाँ के काफ़ी अच्छे हो गए, नगर पार करता कि गो स्ट्रेट। और जो जिस तरफ ये छाछरों के पास है ना शायद, ये जो जहाँ पे कोयला है, वहाँ तो एयर स्ट्रिप भी बन गया था जी। लेकिन सब पता नहीं फिर क्या हुआ। ये रहीम साहब का दौर था ना, जब अरबाब रहीम अच्छा काम किया। ये बिल्कुल बदीन से सीधे रोड निकाल दिया, बहुत बड़ी बात हो गई। पहले आपको दूसरे घूम के जाना होता था। तो ये सब चीज़ें तो हो गई थी। अब जो कोयले का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, आपका ख्याल है यही 8.4 बिलियन का उस ज़माने में इन्वेस्टमेंट आता था उस दौर के अंदर, जो अब 2.3 भी नहीं है इस वक्त। वो दौर जो मुशर्रफ का था, बिल्कुल गोल्डन दौर था। 8.4 बिलियन वाज द रेटिंग, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आती थी। और ऐसा आती थी कि जो लोग आते थे इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे होटल की जो है वो जो ऑक्यूपेंसी है वो बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर जाती थी, तो हम बंगले किराए पे लेके अपने विजिटर्स को वहाँ ठहराते थे उस दौर में। इतना ट्रैफिक था खालिद साहब। तो अब थोड़ा सिंध पे ही थोड़ा सा, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा सिंध की है, और कौन से आइटम है सिंध के जो हम जिसके ऊपर एक्सपोर्ट पे हम काम कर सकते हैं? मीट प्रोसेसिंग करेंगे, मीट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ जानवर बड़ा अच्छा है सिंध के अंदर, और मिडल ईस्ट में बड़ी ज़बरदस्त गोट्स, हाँ जी, बहुत ऐसी वैसी बिल्कुल है। काउस, वो भी हम जो है वो जो एबोटर्स हैं, जो हमें ये जगहें जहाँ पे हमें इनको रिज़िबा करके और प्रोसेस करना चाहिए। हार्डली पीके फार्म्स और एक आध और है जो इस प्रोफेशनल लाइंस पे काम कर रहे हैं, बाकी तो अपकमिंग कोई आया ही नहीं इस तरह से। एक शरीर ग्रुप आया रिसेंटली, उसका शेयर आया मार्केट अच्छा, में। वो उसका मुझे काफ़ी उसको पजीराई भी मिली। जी जी जी। वो इसी काम में बड़े पैमाने पे जाना चाहते हैं, इसीलिए पब्लिक से पैसा भी लिया। एक और कंपनी है FFBL, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, वो भी डाइवर्सिफाई कर रहा है टू फूड प्रोसेसिंग, ये मीट प्रोसेसिंग वगैरह की तरफ। तो एक दो लोगों ने आस्ते आस्ते इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन टू लिटिल टू लेट आई थिंक। हाँ एग्जैक्टली ये बात है, और क्या। तो यहाँ बहुत बड़ी पोटेंशियल है आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल, बहुत बड़ी पोटेंशियल है, बहुत बड़ी पोटेंशियल है साहब इसके ऊपर। और अभी हमारा मेरे ख्याल में क्रॉस द बॉर्डर चला भी जाता है बहुत सारा। अच्छा, तो इतना तो उन्होंने फेंसिंग की हुई है, उसके बावजूद फिर भी मैं समझता हूँ कि यस देयर इज अंदर से चले जाते हैं पिलफरेज है, अच्छी बड़ी पिलफरेज। और मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ जनाब 25 साल, वहाँ पे मैंने ये हम लोगों की प्रेफरेंस होती थी कि चिल्ड मीट मिल जाए तो वो खाने की कोशिश करते थे, क्योंकि जो फ्रोज़न आता है ना न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, वो बहुत सस्ता होता है, लेकिन उसके अंदर कोई टेस्ट ही नहीं होता, जस्ट लाइक रबर। जबकि ये इंडिया पाकिस्तान वाले से जो चिल्ड मीट जाता है, विच इज़ नॉट फ्रोज़न टू द एक्सटेंट, इतना रखते हैं कि वो ख़राब ना हो, तो वो जैसे अगर वो 5 रुपये केजी, तो वो 13-14 रुपये केजी पे हम लोग लेते थे, और उसका टेस्ट होता था। मैं तो ये हैरत में हूँ आपकी मैं बात काट रहा हूँ कि कार असेंबलर्स क्यों नहीं आते? वाई आर वी इम्पोर्टिंग द सेकेंड हैंड कार्स, रिकंडीशन कार्स फ्रॉम इधर उधर से जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं कार असेंबलर्स आकर अपनी लोकल कार्स क्यों नहीं हम असेंबल करते? देखिए, रेनॉल्ट नाम की कंपनी है, वो आई, अभी कई कंपनियां वेट कर रही हैं ऑटो पॉलिसी की। आपको पता है सर कितना वॉल्यूम है इसका जो इम्पोर्ट हो रही है सेकेंड हैंड रिकंडीशन कार्स? बहुत बड़ी वॉल्यूम है, बहुत बड़ी वॉल्यूम है सड़कों पे नजर और ये किस तरीके से हम ये भी बेच रहे हैं, हालांकि टोयोटा भी और होंडा भी, और दो ही हैं रिकग्नाइज अब तो रह गए, वरना निसान आई थी उनकी वो फ्लॉप हो गई, जीप वगैरह बना रही है। उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, फिर हम अपनी रिकंडीशन करके यहाँ से भेजें। वो वैक्सवैगन है, रेनॉल्ट है, और भी एक दो कंपनियां हैं जी,
दे आर वेटिंग फॉर ऑटो पॉलिसी टू कम। जी वो 100% यहाँ प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। रेनॉल्ट ने तो ये कहा है खुल के, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक ऑटो पॉलिसी नहीं देती। है ही नहीं। ये जो एग्जिस्टिंग जो हमारे कुछ है, इन्हीं को फेवर दिया जाता है कि इतनी हाई ड्यूटी लगा के उनको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है दैट कैन बी टर्न्ड इनटू कार रिकंडीशनिंग प्लेस, इसलिए कि जापान में आप कम करते जा रहे हैं। अगर हम अपना ये हमारे यहाँ कितने अच्छे मैकेनिक्स और कितने अच्छे इंजीनियर्स हैं ऑटोमोबाइल के अंदर, वो तो हम अपना यहाँ वो भी उसमें भी ड्यूटी तो लगेगी नहीं, वो वहीं रिकंडीशन हो वहीं से एक्सपोर्ट हो जाएं। कैन यू इमेजिन? ये बात समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं आप? जो हमारे पुरानी कम्युनिटी है, पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लाएं और वहाँ उसको रिकंडीशन करें और वहीं से एक्सपोर्ट कर दें। अच्छा। और जो अंदर लानी है अपने मुल्क के अंदर उसकी ड्यूटी दे के अंदर लिया। तो जापान में और हमारा कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उसके अंदर, आप सोचें। अच्छा, ये जापान में अभी रिकंडीशन की जाती है, वो कर रही है, मगर वो दे आर नॉट डूइंग प्रॉपरली। वो प्रॉपर वो बैटरी रेडिएटर ये वो सब बदल देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। पहले प्रॉपर रिकंडीशन होती थी गाड़ियाँ। अच्छा। बहुत अच्छी तरीके से होती थी, जापान से भी आया करती थी। अब तो ये कर दिया ना कि 2 साल से पुरानी नहीं आए। लातादाद कार्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं यूएई के अंदर और सऊदी अरेबिया में और फॉर दैट मैटर इन जापान, जो ला के यहाँ पे हम रिकंडीशन करके फिर उसको हम और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को हम बेच सकते हैं यहाँ से। हमारी यहाँ हमारी यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगी और वी विल बी अर्निंग रेवेन्यू, कोलोसल रेवेन्यू। अब देखिए ऑटो पॉलिसी का कब से इंतजार हो रहा है? कब से हो रहा है इंतजार? ट्रेड पॉलिसी आपकी नहीं है कहने को, ये बिजनेसमैनों की कह रहे हैं कि फार्मा पॉलिसी आपके आगे नहीं दे रही, हैफाजत तरीके से जिसको दिल चाह रहा है वो कीमत बढ़ा रहा है और वो हो रहा है, पॉलिसी नहीं है कोई। बिल्कुल। और इसी तरह ऑटो 65% महंगा है हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट है फार्मेसी का कंपेयर टू अवर नेबर्स इंडिया। 65% जी आज भी जो स्टैंडर्डाइज्ड टैबलेट्स हैं अभी जो है, और जो 1-2 दवाइयों की कीमत इतनी बढ़ गई है, हेपेटाइटिस की जो 5,800 की, वो 28। लाइफ सेविंग ड्रग्स तो आते ही नहीं, वो तो बाहर से ही आते हैं, हम तो यहाँ बनाते ही नहीं हैं। ये भी तो आप देखें, आयरनी है, कितने कितने महंगे लाइफ सेविंग ड्रग्स मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, दैट इज एसेंशियल। वो स्मगल होके आते हैं थ्रू दुबई वगैरह, डायरेक्टली इंपोर्ट करते नहीं, हम यहाँ बनाते हैं। तो जहाँ फार्मेसी की पॉलिसी नहीं हो, ऑटो की पॉलिसी नहीं हो, ट्रेड की पॉलिसी नहीं हो, वो मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? हो नहीं सकती। मैं तो सलाम करता हूँ प्राइवेट सेक्टर को, किस तरीके से वो सर्वाइव कर रहे हैं साहब, और फिर भी और इतना उनके अंदर वैलर है, इतना उनके अंदर जज्बा और एनर्जी है कि वो सिनर्जी फिर से ला सकते हैं। बस थोड़ी वी नीड अ पैट ऑन द बैक। अब आप देखें ना, वो SMEs का ये पॉलिसी लाए थे कि 5 करोड़ के ऊपर जो है वो वाइट कर ले अपना, उसके अंदर रिस्पॉन्स ही नहीं आई। हार्डली 60 एंट्रीज आई हैं उसके अंदर अभी तक। बस ये मैं अभी पिछले दिनों खबर देख रहा था, वो 60 से ज़्यादा आई नहीं। और ये कह रहे थे कि वो आपको हजारों लाखों अरबों की बातें हो रही थी। जी कुछ भी नहीं। वो क्या पॉलिसी थी मुझे समझ में नहीं आया। या तो कोई डेडलाइन नहीं दी थी, या तो ये था कि अनएंडिंग स्टोरी है। देखिए वो क्या था, जनवरी में ऐलान हुआ कि 1 से लेकर 31 तक, और वो जब तक वो क्लैरिटी वगैरह आई, हम लोग भी गए टैक्स लॉयर वगैरह के पास, उन्होंने कहा हमारे पास अभी तो डिटेल ही नहीं है, हम आपको क्या कैसे किस बेसिस पे इसको फिल करें, हम भरने के लिए उनके पास तरीका ही नहीं था। एट द टाइम वाज सो शॉर्ट कि इट जस्ट एक्सपायर्ड। और दूसरी बात ये है कि लोग जाना ही नहीं चाहते गवर्नमेंट के खाते पे, क्योंकि उनको पता है कि एक दफ़ा खाते पे आ गए, रेडार पे आप आ गए, तो फिर अनएंडिंग मिजरी शुरू हो जाएगी। तो लोग कोशिश करते हैं कि दूर रहें। और जैसा कि आपने कहा, ये सलाम है इन बिजनेसमैनों का, विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, विदाउट एनी बैंक क्रेडिट, विदाउट एनीथिंग, they somehow they are creating jobs and surviving. Hats off to them. Hats off. भाई साहब, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपसे हमेशा अच्छी बातें होती हैं, और फिर आइएगा आप टाइम निकाल के। थैंक यू। अब्बासी साहब बहुत एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट, सिंध गवर्नमेंट के लिए भी काम करते रहे, और इंडस्ट्री के रिवाइवल पे इन्होंने बड़ा काम किया है। अब इनका दिल रोता है इन हालात को देखते हुए, तो बेचारे आके हमें बता के चले जाते हैं। लेकिन बात यही है कि अब्बासी साहब जैसे लोगों की सुन कौन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। और मगर फिर आखिर में उन्होंने एक बात कही, यही हमारी शायद अभी तक हम लोग ज़िंदा इसीलिए है कि गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करती, ना ऑटो पॉलिसी देती है, ना ट्रेड पॉलिसी देती है, ना फार्मा पॉलिसी देती है। फिर भी पता नहीं हमारे जो बिजनेसमैन है कैसे इस मुल्क को चला रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक यहाँ केओस क्रिएट नहीं हुआ है, और इतनी इंडस्ट्री बंद हो गई, उसको रिवाइव करने की कोशिश नहीं हो रही। लेकिन
ये छोटी छोटी बेचारे इंडस्ट्री क्रिएट कर करके अपने लिए जॉब्स क्रिएट करते रहते हैं और किसी तरह मुल्क को चला रहे हैं। अगर इस सब चीज़ पॉलिसी सही हो जाए तो ये मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। अब्बासी साहब जैसे लोगों से मशवरे लेने चाहिए और इनकी बातों पे अमल करना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।